क्या ये चुनाव तय करेगा कि चोर कौन और पुलिस कौन, क्या असली शिवसेना कौन या नकली शिवसेना कौन? जो लोकसभा का नैरेटिव था संविधान खतरे में है, वहां से अब हम लाडली बहन तक आ गए हैं। कहीं ना कहीं हिंदुत्व की राजनीति इस बार अपने चरम पर है, उसको आप कैसे मुकाबला करोगे? इनके पास वो कहते हैं आप नकली हिंदुत्व कर रहे हो। Hello and welcome, Namaskar. You're watching Maharashtra Maza, a special show that's crisscrossed across this election battleground state on chopper, on ground, and has finally come close to Mumbai. We are now in Thane, once a sleepy town, now a bustling urban metro. Thane, which is also, remember, the citadel and the home of the Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde, and therefore at the heart of the battle within the battle of the two Shiv Senas. That's why when you're in Thane, that's what you want to find out. Just which Shiv Sena is the original one. Earlier today, I went to Matoshri, the home of the Thakres, and met up with the former Chief Minister and leader of the Shiv Sena Uddhav Balasaheb Thackeray faction, Uddhav Thackeray, and asked him precisely that question and many others on the battle of the Senas. Listen in. Namaskar. Hello and welcome to this Maharashtra Maza special with me, Rajdeep Sardesai. With me is a very special guest, someone who is one of the main players here in this Maharashtra election, Uddhav Balasaheb Thackeray, Chief of the Shiv Sena UBT. ठाकरे जी, पहला सवाल मेरा साफ है आपके लिए, क्या आप मानते हैं एक तरह से ये जो चुनाव है आपके लिए डू और डाई है, करो या मरो, इस तरह की स्थिति आ गई है शिवसेना और ठाकरे परिवार के लिए? मेरे लिए नहीं, महाराष्ट्र के लिए जरूर है, क्योंकि इस बार अगर फिर से महाराष्ट्र लूटने वालों के हाथ में महाराष्ट्र जाएगा तो महाराष्ट्र खत्म हो जाएगा। और जो महाराष्ट्र लूट रहे हैं वो बेताब है कि जल्द से जल्द उनको मौका फिर से मिले। मैं इसलिए ये पूछ रहा हूं क्योंकि कई लोगों को लगता है ये शिवसेना की अस्तित्व की लड़ाई है। जिस तरह से नहीं, मुझे पूरा करने दीजिए। राजदीप, ऐसे है कि व्यक्ति को या पार्टी को आगे क्या करना है, उनका आगे क्या होगा, बहुत सारे पार्टियां आती है, रहती है, आगे जाती है, पावर में आती है, जाती है, वापस पावर में आती है, लेकिन जनता का जो जीवन है उसमें जब एक दिशा तय होती है तो वापस वो करेक्ट करने के लिए काफी सारा समय जाता है। और इसलिए डू और डाई ये महाराष्ट्र के लिए है। महाराष्ट्र जिस तरीके से मुंबई का एक महत्व था, देश की आर्थिक राजधानी मानी जाती थी, कहूं कि है कहूं, क्योंकि सब सारा जो अपना हमारा वैभव था वो लूटा जा रहा है, लूट रहे। कहां लूटा जा रहा है, कहां जा रहा है? इनका गुजरात में जा रहा है। इनका कहना है 52% एफडीआई आ रहा है, परसेंट ऑफ टोटल दिखाई तो नहीं दे रहा है, महाराष्ट्र को आ रहा है। दिखाई तो नहीं दे रहा है, कुछ तो इनविजिबल विकास हो रहा है क्या? इनविजिबल विकास मैं नहीं मानता, विजिबल दिखाओ। महाराष्ट्र जो मैं जब चीफ मिनिस्टर था तो लॉकडाउन के समय में 6 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा एमओयूज हमने किए थे, आपने भी वो न्यूज दी थी। सारे एमओयूज उसमें से कम आधा आज तक जमीन पर हम दिखा सकते थे, लेकिन जैसे टाटा एयरबस हो, बल्क ड्रग पार्क हो, मेडिकल डिवाइस पार्क हो, वेदांता फॉक्सकॉन हो, बहुत सारी चीजें, सेमीकंडक्टर्स है, गुजरात लेके गए। मुझे गुजरात के लिए मेरे मन में कोई द्वेष है ऐसी बात नहीं है, जो भी गुजरात जाना चाहते हैं जाने दो, लेकिन महाराष्ट्र में आने वाले और जो महाराष्ट्र में थे, जैसे डायमंड का मार्केट था, सब गुजरात लेके जा रहे। आप कह रहे हैं आप कह रहे हैं महाराष्ट्र के अस्तित्व की एक तरह या अस्मिता की लड़ाई है, लेकिन मैं उससे जोड़ रहा हूं, मैंने शिवसेना की अस्तित्व क्यों कहा? आपकी पार्टी 2 साल पहले टूट गई, कई एमएलए एकनाथ शिंदे जी के साथ गए। जब लोकसभा चुनाव हुए आप करीब 21 सीटें लड़े, आप 9 सीटें जीते। एकनाथ शिंदे करीब 15 सीटें लड़े, 7 जीते। आपके आमने सामने में 13 सीटों में से 7 उनको आई, 6 आपको आई।
तो ये जो है कि असली शिवसेना कौन? असली शिवसेना अगर तय करनी है जी। तो मेरे पिताजी का फोटो आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? आप मेरे पिताजी का फोटो इस्तेमाल करेंगे, मेरे पार्टी का नाम इस्तेमाल करेंगे, मेरे सिंबल इस्तेमाल करेंगे और चोरी डकैती कर डकैत कोई बोल नहीं सकता कि मैं असली मालिक हूं। नहीं, उनका कहना है वो असली शिवसेना है। उनका कहना है वो असली शिवसेना है। वो तो अभी वो सिंबल भी मिल गया, धनुष बाण का सिंबल भी मिल गया, तो उनका कहना है हम असली शिवसेना मिल नहीं गया। वो जैसे एकनाथ शिंदे ने मिंदे, मैं तो उसको मिंदे बोलता हूँ क्योंकि उन्होंने मेरा नाम चुराने की कोशिश की, तो वो जो है मिंदे, मिंदे मतलब उनके बूट चाटने वाला जी। तो उस मिंदे को मैं कहता हूं अगर आप में दम है तो अपने पिताजी का फोटो क्यों नहीं लगाते भाई? क्यों नहीं लगाते? और आज मोदी जी भी जैसे वो देखते ना भगवान के नाम पे दे दे बाबा, वैसे बाला साहब के नाम पे दे दे रे बाबा, उनको करने की एक क्यों आप कह रहे हैं ये सब पार्टी आपके पिताजी का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा ये सवाल है कि शिवसेना किसी व्यक्ति या किसी फैमिली की पार्टी लेकिन चोर की भी तो नहीं है, डकैत की भी तो नहीं है, चोरों की पार्टी नहीं है मेरी। आपने तो चोरी की, आपने मतलब उन्होंने चोरी की है और उसके जो लीडर है वो तो मोदी जी और शाह जी है, क्योंकि ये मिंदे ने उनको धन्यवाद दिया है कि धन्यवाद मैं देना चाहता हूं कि आपने मुझे शिवसेना और पार्टी का सिंबल दिया है, तो इसमें सारी बातें साफ है। तो क्या ये चुनाव तय करेगा कि चोर कौन और पुलिस कौन, क्या असली शिवसेना कौन या नकली शिवसेना कौन? क्योंकि आप पर इल्जाम ये भी लगाया कि नरेंद्र मोदी जी ने आपको कहा था नकली संतान, तो आप मुझे कह रहे हैं क्या ये चुनाव डिसाइड करेगा असली कौन और नकली कौन? बिल्कुल करेगा। और साथ ही साथ मैं कहता हूं कि शिवसेना शिवसेना है जी। अगर शिवसेना में रहना आपको पसंद नहीं है सब कुछ देने के बावजूद, तो फिर आप या तो बीजेपी में चले जाइए या तो आपकी पार्टी निकालिए, लेकिन आप मेरी पार्टी चुरा कैसे सकते हो? लोग तय करेंगे। मैं सही देखो, उनका कहना है मेजॉरिटी एमएलए को मैं ले गया, नहीं छोड़ो, एक मैक्सिमम एमएलए मेरे साथ आ गए। वो 500 से गए हैं, खोखा लेकर गए। देखो ऐसे है कि असली और नकली बात ही नहीं हो सकती। मेरी पार्टी या मेरा नेतृत्व आपको मंजूर है या नहीं है, या मेरा मंजूर है या नहीं है, वो सवाल है। अगर आप मानते हो कि आपका ही नेतृत्व सही है तो आप नया पार्टी निकालो या तो बीजेपी में शामिल हो जाओ। आप लोगों के मन में भ्रम मत पैदा करो। भ्रम पैदा कर आप पार्टी चुरा रहे हो। अगर कल उठकर आपके घर पर मैं आता हूं आज रात को, क्योंकि इन्होंने रात को ही बात की, आप कहां रहते मुझे पता दे दो जी। चैनल पर दे देंगे तो मेरे पहले कोई और करेगा। आपके घर के द्वार पर मेरा नाम लगा रहता हूं और कहूंगा ये मेरा घर है, चलेगा? होगा? नहीं, ये एक तरह से आप नहीं, ये पार्टी घर का मेरी मालिक, है। ये पार्टी आप उस पार्टी के मालिक है। ये कौन होता है बाहर वाला चुरा के मेरी पार्टी ले जाता है? यही तो आप कह रहे हो ना मुझे। पार्टी के मालिक उद्धव ठाकरे नहीं है। आपको नहीं कह रहा हूं, लोगों के सामने हुआ है जी। और इसके बावजूद जितनी भीड़ इकट्ठा हो रही है मेरे लिए, आज तो उन्होंने मेरे पास क्या है तो भी लोग मेरे पास मेरे सभा में आते हैं। ना ही मैं उनको बिरयानी खिलाता हूं ना कुछ खिलाता हूं, तो भी मेरे लिए आते हैं, रुकते हैं। क्यों? आपने एक बड़ी बात अभी कही और कुछ दिनों पहले भी कही एक सभा में कि अगर जनता, आप मुझे कहिए कि मैं सही कह रहा हूं या नहीं, अगर जनता मुझे नापसंद करे, यस, तो फिर मैं घर बैठ जाऊंगा, राजनीति छोड़ दूंगा। बिल्कुल। इसका मतलब बताइए, इसका क्या मतलब? उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि मैं रिटायर हो जाऊंगा अगर ये चुनाव में हार जाऊं। नहीं, ऐसे नहीं है। मैंने ये बात कल परसों कही संभाजीनगर, छत्रपति संभाजीनगर, जिससे मैं कुछ रिश्ता मानता हूँ, हमारा कुछ लगाव है जी। जैसे कोकण के साथ है, हर जगह से है, लेकिन छत्रपति संभाजीनगर ये नाम पहले बाला साहब ने दिया और वो मैंने करके दिखाया जब मैं चीफ मिनिस्टर था। तो उस शहर से, जिले के साथ एक कुछ लगाव है और मुझे ये मैं हजम नहीं कर सकता हूं कि वहां एक गद्दार चुन कर आया लोकसभा चुनाव में, एक गद्दार जी, जिसके नहीं सुनो। तो मैं लोगों को यही मैंने पूछा कि अरे भाई, क्या मेरा नेतृत्व मैं मंजूर नहीं है आपको? क्या मैं आपको पसंद नहीं हूं? तो आप कहो, मुझे मोदी शाह घर नहीं बिठा सकते, आप बिठा सकते हो। मैं जबरदस्ती नहीं करना चाहता। तो लोगों ने कहा नहीं, आप हमें चाहिए। तो आप भावनात्मक हो रहे थे और कहीं ना कहीं संभाजी नगर में थे, छत्रपति संभाजी नगर में, तो भावनात्मक इमोशनल आप ये कह रहे थे कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा। देखो, मैं इमोशनल हूं और राजनीति में इमोशनल होना नहीं होना अच्छी बात है, नहीं, लेकिन मैं हूं। तो क्या आप कह रहे हैं मैं राजनीति छोड़ दूंगा क्योंकि मुझे दुख है कि मैं संभाजी नगर में हार गया, मैं कोंकण में हार गया? उसके साथ साथ मैं मेरा वचननामा लेके लोगों के सामने आया हूं, राजनीति छोड़ने के लिए नहीं आया हूं।
जो बात मिंदे भाजपा नहीं कर रहे वो हम कर रहे हैं कि आज लोग परेशान है। आप ही तो आपकी बात में खुलेआम सभा में कहा, जो बात आपने मुझे एक क्लिप भेजी थी, आप अमरावती में गए थे किसी एक घर में, हालत बताइए जरा क्या हालत बहुत थी? बुरी है। वही तो मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूँ। एग्जैक्टली, तो यही मुद्दा मैं लाना चाहता हूँ और मैं आपका जिक्र करके मैं लोगों को बताता हूँ कि राजदीप सरदेसाई जी आपकी तारीफ की मैंने, तो आपने अमरावती में जाके मैं जनता को बताऊं क्या हुआ। अमरावती में मैं जब गया था, एक परिवार से मिला, महिला के पति ने आत्महत्या की थी। कितना कर्जा था? वो सोयाबीन और कपास करता था, 1 लाख का उसका कर्जा था, उस पर आत्महत्या की। अब सवाल ये उठता है कि ये किसानों के मुद्दे जो हैं, सोयाबीन किसान हो, कपास का किसान हो, वो जो मुद्दे हैं, क्या आपको लगता है इस चुनाव में वो मुद्दे हावी हो गए, या ये जो आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र का जो धन है वो गुजरात लूट रहा है, या लुटेरा शिंदे, क्या ये पर्सनल चुनाव है? नहीं, या नहीं, उस औरत की जो पीड़ा है उसको आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं? यस, दोनों है। आपको याद है आपने उस महिला के साथ बातचीत की, आपने उस महिला के 2 बेटे के साथ बातचीत की। जी बिल्कुल। एक बेटे ने क्या कहा आपको, आप खेती करोगे क्या? हाँ, क्या कहा उसने? मैं नहीं करना। एक बेटे ने कहा मैं करूंगा, क्योंकि दूसरा रास्ता नहीं है, करना ही नहीं है खेती। नहीं है। हाँ, मैं हमाली करूंगा, कुछ भी करूंगा, तो उसको रोजी रोटी कौन देगा? क्योंकि रोजी रोटी देने वाला उद्योग अगर गुजरात में जा रहे हैं तो वो बच्चा क्या करेगा? तो ये दोनों चीजें जो है वो अहम है। जो बेटा खेती नहीं करना चाहता है लेकिन खेती छोड़कर कुछ भी करना चाहता हूं और उसको करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो क्या वो गुजरात जाएगा? सर, मैं इसलिए ये सवाल, अब आपने बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया, इस चुनाव के असली मुद्दे। जो सरकार है महायुति की, वो कहते हैं लाडकी बहन। जहां भी मैं जाता हूं बड़े बड़े पोस्टर लाडकी बहन के देखता हूं, और 1500 रुपए महिलाओं को दिए गए। कई महिलाओं से मिला हूं, वो खुश है। अब क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं ये गेम चेंजर है? लोकसभा में आप आगे रहे, 30 सीट आप जीते और महायुति 17 जीती। अब विधानसभा में कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर, क्योंकि मार्जिन बहुत कम था परसेंटेज में, ये एकनाथ शिंदे का गेम चेंजर है। इसने उनकी तस्वीर बदल दी है और इससे आप नैरेटिव भी बदल गई है। जो लोकसभा का नैरेटिव था संविधान खतरे में है, वहां से अब हम लाडली बहन तक आ गए हैं। लाडकी बहन। वापस मैं आपको उसी घर में लेके जाता हूं जी। उस बेटे ने पढ़ाई छोड़ दी, अमरावती बेटे ने। अमरावती क्यों? क्योंकि कर्जा है और पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है। क्या करेगी लाडकी बहन योजना? क्या 1500 रुपया उस घर पर जो कर्जा है वो चुका सकेगी? 1 लाख का कर्जा आप गिनते जाओ, 1.5 हजार, कितने महीने लगेंगे? तब तक इसकी आप ही 3000 प्रॉमिस कर रहे हैं, आप कह रहे हैं 3000 रुपए देंगे। अरे तो सुनो, एक दौड़ हो गई है। सुनो तो सही जी, सुनो तो सही। आज जो लाडकी बहन आप जो बोल रहे हैं कि ये नैरेटिव सेट किया है उन्होंने, ऐसा किया है वैसा किया है, लेकिन 1 लाख रुपए का कर्जा कितने 1.5 हजार मिलाएंगे तो वो जाएगा? दूसरी बात, उसके बावजूद स्कूल पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है। तो मैं जो करने जा रहा हूं, मेरे जो बच्चियां, मतलब महाराष्ट्र की जो बच्चियां हैं, छोटी छोटी बच्चियां, उनको मुफ्त में पढ़ाई का इंतजाम किया गया है, ऐसे मैंने सुना है। नहीं होगा तो भी वो भी मैं करूंगा, लेकिन उसके साथ मैं महाराष्ट्र में जितने बच्चे हैं, जिनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ है, उन सारे बच्चों को मैं मुफ्त में पढ़ाई करूंगा। तो उनके ऊपर वो एक टेंशन नहीं रहेगा कि अरे मेरे पिताजी के ऊपर कर्जा है तो मैं पढ़ाई कैसे करूं। नहीं, पर लाडली बहन का खासकर कि शहरी इलाकों में आपको लगता है कोई फर्क पड़ेगा? अगर महिला को 1500 रुपए मिल रहे हैं, आप 3000 प्रॉमिस कर रहे हैं, उस महिला के जीवन में कम से कम 1500 रुपए आगे 2 करोड़ से ज्यादा महिला को बेनिफिट हुआ। इससे एकनाथ शिंदे ने अपनी छवि बढ़ा दी है। लोकसभा में आप कहते थे 50 खोके एकदम ओके है ना, आज भी है, अभी भी है, लेकिन हाँ, अभी आपने बात अच्छी बात कही, 50 खोके एकदम ओके। गद्दार को 50 खोके और बहन को 1500। गद्दारी करे तो 50 खोका मिलता है उसको, और बहन लाडकी बहन है ना तुमची, तो लाडली बहन को 1500 और गद्दार को 50 खोके, तो ये मैच ही नहीं होता है। लेकिन और 1500 से 3000 ज्यादा अच्छा, मतलब कुछ काम में आएगी उसकी बात। और साथ ही साथ जो हमारे रोज के जीवन में 5 चीजें लगती है, खास कर गेहूं, चावल, शक्कर, तेल और दाल, हम किसानों का 1 रुपए का नुकसान होने नहीं देंगे। और उसके साथ ये 5 चीजों के दाम हम अगले 5 साल के लिए
स्थिर रखेंगे। तो आप कह रहे हैं एक हाथ से वो दे रहे हैं, दूसरे हाथ से ले रहे हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। दूसरा मुद्दा जो बढ़ रहा है इस चुनाव में, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। मतलब क्या है? एक है तो सेफ है, वोट जिहाद। देवेंद्र फडणवीस कहते हैं वोट जिहाद हो रहा है, इस वजह से एमवीए जीती थी। प्रधानमंत्री के बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट्स निकले महाराष्ट्र में, एक है तो सेफ है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं बटोगे तो कटोगे। कहीं ना कहीं हिंदुत्व की राजनीति इस बार अपने चरम पर है, उसको आप कैसे मुकाबला करोगे? इनके क्योंकि पास वो कहते हैं आप नकली हिंदुत्व कर रहे हो। सुनो, अभी इससे कोई मतलब नहीं रखता जो आम चुनाव होने जा रहे उससे जी। इससे लोगों की जीवन में क्या राहत मिलेगी? और एक है तो सेफ है, वो मोदी जी के लिए है। मोदी जी कोई अपना कॉम्पिटिटर नहीं चाहते, तो एक है तभी वो सेफ है। दूसरा कॉम्पिटिटर आएगा तो वो सेफ नहीं रहेंगे। अगर और कोई प्रधानमंत्री बनने की इच्छा व्यक्त करेगा तो मोदी जी सेफ नहीं रहेंगे। इसलिए उनका नारा है एक है तो सेफ है। और दूसरी बात ऐसी है कि बटेंगे तो कटेंगे का मतलब क्या है? कौन बटेगा कौन कटेगा? मैं चीफ मिनिस्टर था, कितने लोग काटे गए बताओ मुझे? कितने लोग काटे गए? वो मैं चीफ मिनिस्टर था ना 2.5 साल। बिल्कुल। हाँ, तो मैं जब चीफ मिनिस्टर था तो दिल्ली जल रही थी, लेकिन महाराष्ट्र में एक भी पत्थर नहीं उठा था। दिल्ली में 2020 के दंगे जो हुए तो वो छोड़ो, नहीं, हाँ 2020 के, हाँ। बराबर है। तो मेरे महाराष्ट्र तो शांत था। तो वो जहां बैठे हैं वहीं पे ये मामला है, बटेंगे कटेंगे अभी उनकी फटेंगे ऐसी स्थिति हो गई। आप कह रहे हैं फटेंगे, क्योंकि सर ये जो है ना कि मैं चीफ मिनिस्टर बार अमित नहीं सर, अमित शाह इससे जोड़कर बात कहते हैं हम छत्रपति शिवाजी की सेना, ये औरंगजेब की सेना है। ये एक तरह से तुष्टीकरण करते हैं और इन्होंने हिंदुत्व से गद्दार, जिस तरह आप एकनाथ शिंदे को गद्दार कहते हैं, वो कहते हैं आपने हिंदुत्व से गद्दारी की है। 2019 में चुनाव होता है, बीजेपी सेना साथ में लड़ती है, लेकिन सेना छोड़कर एनसीपी कांग्रेस से जाती है, वही कांग्रेस जिसको बाला साहब ठाकरे एक तरह से विरोध करते थे। ये इनका प्रचार है और वो कहते हैं आपकी नकली हिंदुत्व है, वो असली हिंदुत्व है। ठीक है, हो गया सर। अभी मैं अमित शेठ को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अमित शेठ, आप अमित शाह को अमित शेठ ही है ना वो? उन्होंने कहा है कि खुद वो बनिया का बेटा है, उन्होंने कहा। तो अमित शेठ को मैं कह रहा हूं कि नेक्स्ट टाइम जब आपके प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी का बर्थडे केक खाने के लिए जाएंगे तो भाई साहब थोड़ा हमारे लिए भी लाइए, क्योंकि आप केक तो खाते हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का और हमें हिंदुत्व छोड़ा इसे कहते हैं। ये कौन सा हिंदुत्व है? ये किसका नकली हिंदुत्व है? मतलब आज तक कभी भी 1 इंच भी जगह, जो 14 के पहले उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में उसी की भाषा में उत्तर दिया जाएगा, कब दिया? उन्होंने कहा हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स किए, उन्होंने कहा हमने राम मंदिर बनाया, उन्होंने कहा देखिए नहीं, ये प्रधानमंत्री और अमित शाह कहते 2 मिनट के लिए राहुल गांधी कह दे कि वीर सावरकर और बाला साहब ठाकरे के बारे में उनके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे तो मैं मानूंगा कि ये हिंदुत्व है। क्या किस तरह से आप देखते हैं कि कांग्रेस के साथ आपने समझौता किया, उनका कहना है इसलिए आप हिंदुत्व से गद्दारी की है। वो एक वाक्य अगर कहे सत्यपाल मलिक जी ने जो कहा उस बारे में, जो बाद में वो सर्जिकल पुलवामा कि इन्होंने पुलवामा के समय, आपको लगता है कि जो सत्यपाल मलिक ने व्याख्यान दिया कि प्रधानमंत्री उस समय वहां जिम कॉर्बेट में फोटोग्राफी कर रहे थे जी, जहां मैं जाना चाहिए था एज ए फोटोग्राफर, आप तो फोटोग्राफर तो वो जाके बैठे थे फोटोग्राफी करने के लिए और उन्होंने सत्यपाल मलिक जी को कहा आप चुप रहिए। और ये जब तनवा जाता है मिलिट्री का तो वो एयरलिफ्ट किया जाना चाहिए था। तो बार बार मलिक साहब ने कहा था कि उसको एयरलिफ्ट करो, नहीं ध्यान दिया, बाय रोड लेके गए। और मलिक साहब मेरे घर भी आए थे, मुझे दिल्ली में मिले थे। उन्होंने कहा कि उद्धव जी ये तो साफ साफ इन्होंने अनदेखी की है, उन्होंने पूरा कन्वाय जाने के पहले रोड का चेकिंग होना चाहिए था, उसको सुरक्षा देनी चाहिए थी, वो सब कुछ किया नहीं और हमारे सैनिक मारे गए और उसका जिम्मेदार वो कहते हैं कि मोदी जी है और शाह जी है। शिवसेना यूपीपी अभी भी असली हिंदुत्व पार्टी है, कांग्रेस के साथ जाने के बाद। छोड़ो ना वो बात, ये असली नकली का सर्टिफिकेट इनके पास से मुझे लेने की जरूरत नहीं है, ये कोई ऑफिस नहीं है ना हिंदुत्व का मक्ता लिया। तो वो जो हमारे जवान मारे गए उसकी जिम्मेदारी वो क्यों नहीं लेते? ये कौन सा हिंदुत्व है? जो सत्यपाल मलिक साहब जो वहां के गवर्नर थे और गवर्नर की जिम्मेदारी होती है और वो जिम्मेदार व्यक्ति है। आज भी वो कहते हैं कि मैं मेरे वक्तव्य पे कायम हूं, मैंने कई बार उनको कहा था लेकिन उन्होंने अनदेखी की। तो ये जो है देश के साथ किया हुआ अपराध है, गद्दारी है और ऐसे गद्दारों को मैं उनसे हिंदुत्व का सर्टिफिकेट नहीं लेना चाहता। सर मैं पूरे महाराष्ट्र घूमा हूं इस बार
मैं भी घूम रहा हूँ और मैं देख रहा हूं कुछ भाग महाराष्ट्र के बिल्कुल पीछे रह गए हैं। और ये अब नहीं, जो अमरावती की स्टोरी की, ये कोई नई स्टोरी नहीं है। पिछले 30 सालों में सैकड़ों किसानों ने यहाँ आत्महत्या की है। बहुत, मैं आप आज भी कर रहे हैं। तो जब हम महाराष्ट्र अस्मिता की बात कर रहे हैं, उन और तब बीजेपी शिवसेना की भी सरकार रही है, कांग्रेस एनसीपी की रही है, अब देवेंद्र फडणवीस, अब शिंदे और फडणवीस की रही है। किसी ने उनके लिए इतना नहीं किया है, अनदेखी हो गई है। आप मुझे बताइए, आप क्या कैसे बदलेंगे इस महाराष्ट्र को? यवतमाल में जाइए, लोगों को नौकरी नहीं है। आप अमरावती में जाइए, वहां किसान आत्महत्या कर रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं ये कहना कि सरकार बदल देंगे और महाराष्ट्र की असली अस्मिता होनी चाहिए, जब वो अमरावती की औरत ये कह सकते हैं कि हाँ, मेरा बेटा किसान रहेगा और किसानी कर पाएगा और उसमें कमा पाएगा। मेरा सीधा सवाल, आप लोग राजनीति करते हैं, लेकिन असली चीज क्या है? आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप असली मुद्दे पर आए। मैं 2.5 साल मुख्यमंत्री था जी। सुनो, मैंने शुरुआत जब की तो मैंने किसानों को 2 लाख तक लोन फ्री किया था। उसके बावजूद अनफॉर्चुनेट था, कोरोना का समय था, लेकिन उसको लेकर मैं कुछ ये छिपाना नहीं चाहता। लेकिन उस वक्त जब मोदी जी खाली थाली बजा रहे थे तो मैं लोगों को मुफ्त में और 10 रुपए में शिव भोजन दे रहा था, भरी हुई थाली दे रहा था। साथ ही साथ हमने उस वक्त भी लगभग 6.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा जो उद्योग है उनके साथ एमओयूज की थी। और हम बताएं कि एक उद्योग जो टाटा एयरबस, फिलहाल 15 दिन पहले जो मोदी जी ने धूमधाम के साथ उसका अनावरण उद्घाटन किया गुजरात में, वो हम लाना चाहते थे नागपुर में, विदर्भा में, जहां अमरावती आती है। फिर जहां छत्रपति संभाजीनगर है वहां हम ला रहे थे मेडिकल डिवाइस पार्क। रायगढ़ में लाना चाहते थे बलद्रक पार्क। फिर लाना चाहते थे वेदांता फॉक्सकॉन। फिर लाना चाहते थे सेमीकंडक्टर्स। एक मेडिकल डिवाइस पार्क अगर मेरे मराठवाड़ा में आ जाता तो उसको जो बाकी सारी चीजें लगती है वो अगर आप ध्यान में लेते तो 1 लाख लोगों को वहां रोजगार मिलता। टाटा एयरबस अगर विदर्भा में आता तो वहां रोजी रोटी की शुरुआत होती। तो ये सारी बातें, यही तो मुद्दा है। नहीं, ये इंटरेस्टिंग आप कह रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है आप प्रोजेक्ट्स रोकते थे। यस, आप जो मेरे हमने कोस्टल रोड बांधा, हमने अटल सेतु मारा, हमने समृद्धि एक्सप्रेस हम कर रहे हैं, हम नया महाराष्ट्र बना रहे हैं। ये उनकी एक तरह से धोरण है। आप उसके विपरीत कह रहे हैं कि हम ये सब करने वाले थे। नहीं, हमने करने की शुरुआत की थी। हमने एमओयूज किए थे। और कोस्टल रोड, इनका कोई दूर दूर से भी संबंध नहीं, वो सपना हमने दिखाया था। एक ही पार्टी है शिवसेना जिसने मुंबई कारपोरेशन के चुनाव में मुंबई कोस्टल रोड हम करेंगे, और वो एक मिनट, जो रोड बनाए वो मेरे कारपोरेशन के पैसे से बनाए, ना ही उसमें मिंदे का हाथ है, ना ही मोदी जी का हाथ है, उसमें कोई उससे लेना देना नहीं। जब मेरी सरकार थी तब अगर मैं वो शिवड़ी नावा सेवा लिंक रोड है उसका काम रोकता तो मेरी सरकार गिराने के बाद 2-4 महीने में उसका अनावरण नहीं करते थे। समृद्धि महामार्ग जो है वो मेरे हाथों से होना था। ये मिंधे ने वहां गद्दारी की, एक जो ब्रिज था वो उन्होंने गिरा दिया, वो सारी जानकारी मेरे पास आई और वो डिले किया। बाद में हमारे सरकार गिराने के बाद उन्होंने मोदी जी के हाथों से उद्घाटन किया। तो एक मिनट, तो ये सारी बातें जो है, महाराष्ट्र एक मैग्नेट है। आप मुझे बताइए कि वाइब्रेंट गुजरात का कार्यक्रम हो गया पिछले 2.5 साल में, महाराष्ट्र के लिए कुछ हुआ क्यों नहीं? आपने कितने लोगों को यहाँ बोला इंडस्ट्रियलिस्ट? जैसे मैं चीफ मिनिस्टर बना था तब मेरे पास आज भी फोटो है, टाटा साहब आए थे, रतन टाटा, मुकेश अंबानी आए थे, बहुत सारे लोग आए थे। जहां मैं सह्याद्री में मिला था और उनको मैंने पूछा था, तब उन्होंने, वो शॉक थे। उन्होंने कहा कि उद्धव जी, आप पहले मुख्यमंत्री हो महाराष्ट्र के जिन्होंने हमें बुलाया। आज तक बाहर के मुख्यमंत्री आकर हमें इनवाइट करते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि हमारे राज्य में आप और इन्वेस्टमेंट। सर इंटरेस्टिंग आप ये कह रहे हैं, क्योंकि आप पर आरोप लगता है कि आप गौतम अडानी जो है, आप कह रहे हैं कि अगर आपकी सरकार आएगी गौतम अडानी का टेंडर मैं कैंसिल करूंगा। अभी आप कह रहे हैं गौतम अडानी का जो धारावी का टेंडर है उसे कैंसिल करेंगे। बिल्कुल करूंगा। जो इंटरेस्टिंग है, एक तरह से ये लड़ाई एक तरह से लगती है उद्धव ठाकरे बनाम गौतम अडानी, और उसी गौतम अडानी पर आता है कि वो शरद पवार के साथ को एक तरह से नरेंद्र मोदी से मिला रहे थे और सरकार बनाने की उन्होंने कोशिश की थी 2017 और 19 में। तो अगर शरद पवार जो आपके साथी हैं, सहयोगी है, वो तो गौतम अडानी के दोस्त हैं, और आप कह रहे हैं आज कि अगर गौतम अडानी, अगर मेरी सरकार आए तो मैं धारावी मैं आपके चैनल पर बोल रहा हूं
जी कि गौतम अगर हमारी सरकार आएगी, और अडानी मेरे व्यक्तिगत दुश्मन नहीं है, लेकिन एक मिनट, लेकिन जो भी मेरे मुंबई का दुश्मन है, जो भी मेरे महाराष्ट्र का दुश्मन है, वो मेरा दुश्मन है। अगर शरद पवार आपसे कहे नहीं, ये गौतम अडानी की प्रोजेक्ट होनी चाहिए, वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको भी महाराष्ट्र में राजनीति करनी है, और महाराष्ट्र के खिलाफ जो भी जाएगा उसको महाराष्ट्र माफ नहीं करेगा। तो मैं धारावी का जो विकास है, धारावी के लोगों को हर घर में एक उद्योग है, छोटा छोटा उद्योग है, रोजी रोटी है उनकी, तो उनकी रोजी रोटी छीनने वाला जो टेंडर है वो मैं कैंसिल करूंगा, उनको वहां उनके उद्योग के साथ वहीं पर मैं घर दिला के रखूंगा, ये मेरा वादा है। आखिरी सवाल, आखिरी पड़ाव पर आते हैं, वो मुख्यमंत्री पद। देखिए, आपने शुरुआत में कहा था प्रोजेक्ट होना चाहिए मुख्यमंत्री, आज भी मेरा कहना था। आज भी आप कह रहे हैं कि एमवीए ने एक मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट, क्या उससे ये इंटरप्रिटेशन हुआ कि उद्धव ठाकरे अपने आप को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करना चाहते हैं? क्योंकि एक तरफ एकनाथ शिंदे है, वो जनता के सामने जाते हैं, मैं मुख्यमंत्री हूं, एमवीए का कोई मुख्यमंत्री नहीं है, और आप और एकनाथ शिंदे के बीच में करीब 50 कंस्टिट्यूंसीज में जो टक्कर है, लोग समझते हैं वो सबसे अहमियत है। सुनो तो सही, एक तरफ मिंदे बोल रहा है कि वो मुख्यमंत्री बनेगा, अमित शेठ बोल रहे हैं कि देवेंद्र बनेगा, पवार, अजित पवार तो उनको तो मुझे शायद लगता है कि किसी ने तो आशीर्वाद दिया है, जैसे मराठी मध्ये बोलतात ना, अखंड उपमुख्यमंत्री भव। नहीं, उन्होंने मेरे शो पर भी कहा था कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। हाँ, नहीं, लेकिन उनको आशीर्वाद तो ऐसे मिला है कि अखंड उपमुख्यमंत्री भव, 5 बार बने। हाँ, तो अखंड उपमुख्यमंत्री बनते रहेंगे। हाँ। लेकिन सवाल अब क्या मिंदे, ये तो उनकी एक तो सरकार नहीं बनेगी, लेकिन देवेंद्र मुख्यमंत्री बनेंगे तो मिंदे उपमुख्यमंत्री बनेगा क्या? और क्या भाजपा वापस में सही में उनको मिंदे को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है, या यूज एंड थ्रो करने वाले? उनकी छोड़िए, आपकी पार्टी के बताइए। आपने कहा था कि मुख्यमंत्री होना चाहिए, नहीं हुआ। अब कहा जाता है, शरद पवार ने मुझे इंटरव्यू में कहा, जिसके सबसे ज्यादा सीटें आएगी उनका मुख्यमंत्री कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं। इसके आगे जाकर मैं कहता हूं कि अगर पवार साहब आज भी उनकी पार्टी की सीटें ज्यादा आती है तो भाई जितेंद्र आव्हाड मुख्यमंत्री बनेगा, सुप्रिया सुळे बनेगी, राजेश टोपे बनेंगे, बाला साहेब थोराट बने, नाना पाटोले बने। अगर कांग्रेस को सबसे ज्यादा, कांग्रेस अगर विजय वडेट्टीवार को बनाना चाहती है तो बनाए, लेकिन महाराष्ट्र को लूटने वाले हम बनने नहीं। आप बनना चाहते हैं कि नहीं, ये अभी भी आपकी महत्वाकांक्षा है कि नहीं? नहीं, मैं बनना चाहता हूं कि नहीं से ज्यादा जनता क्या चाहती है, और मैं ऐसे सपनों देखने वालों में से नहीं हूं। मैं तो मेरे महाराष्ट्र की रक्षा करने वाला हूं। मैं मुख्यमंत्री पहले नहीं था, फिर था, आज नहीं हूं, लेकिन मुझे जो महाराष्ट्र ने सम्मान दिया है कि महाराष्ट्र कुटुंब प्रमुख, मेरे लिए काफी है। तो आप कह रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री ना भी बने तो भी आप संतुष्ट है, चुनाव जीतना है, महाराष्ट्र मेरा आगे बढ़ना चाहिए। सर, लास्ट में मैं आपसे ये जो आप जिस घर में गए थे जी, उस घर में मैं खुशी लाना चाहता हूँ, जिस घर में, जो उस अमरावती के घर में, तो उनकी खुशी में मेरी खुशी है। सर, मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपके जो 50 सीट्स है, उद्धव बाला साहेब ठाकरे सेना बनाम शिंदे सेना, ये जो टक्कर है, लोग समझते हैं ये डिसाइड करेगी किसकी सरकार बनेगी। लोग समझते नहीं, कुछ कह रहे हैं कि आपने ज्यादा सीटें ली, 20 सीटें विदर्भा की, अगर आप कम लेते तो शायद कांग्रेस अच्छा करती। 20 सीटें, हमने तो 8 सीट लड़ रहे हैं। नहीं, टोटल महाराष्ट्र में विदर्भ को लेकर अगर आप 20 सीटें कम लेते, क्या ये कहीं ना कहीं एमवीए जो है, आपके पास साधन उतने नहीं है जितने महायुति के पास है, उनका उन्होंने बहुत प्रिपेयर किया, आरएसएस पहले से वहां लड़ रही, क्या आपको लगता है इससे आपको डिसएडवांटेज है इस चुनाव में? विधानसभा में बहुत लोकल होता है चुनाव। देखो, महायुति को उनके पाप डुबाएंगे। आप कॉन्फिडेंट है? बिल्कुल। आप उतना कॉन्फिडेंट इस बार है जितना लोकसभा में थे? लोकसभा में उतना नहीं, उससे ज्यादा हूं। आप उससे ज्यादा है, तो लोकसभा आप मुझे नंबर दीजिए, कितने सीटें आएगी? मेरा मोबाइल नंबर नहीं, ये तो आपने अपने पिताजी की जैसे बात की, फिर वो व्हाट इज योर मोबाइल नंबर ऐसे आपने पूछा मुझे। मेरा आपसे सवाल है, देखो राजदीप जी, ऐसा है कि जब हम चुनाव लड़ते हैं ना, तो मैं सीटें कम क्यों गिनूं? मैं 288 के लिए हम लड़ रहे हैं, तो हम 288 की बात करेंगे ना। फिर आप कहेंगे इतने सीटें में फिर कौन सी भी जीतेगी, कौन से हारेंगे, तो ये नहीं होता। आप वर्सेस शिंदे में ये जो बैटल है, उसमें कौन आगे रहेगा, खास करके मुंबई और कोंकण में? शिंदे में अगर हिम्मत है, वो अगर मर्द का बेटा है, तो उसके पिताजी का चेहरा लेकर वो चुनाव लड़े और मेरे सामने आए, फिर देखेंगे। और बाला साहब का चेहरा वहां से हटा दे। हाँ, आप कह रहे हैं बाला साहब का चेहरा हटा दीजिए। मोदी जी को भी कहता हूं कि आप जो बाला साहब के नाम पे दे बाबा कर रहे हैं ना, वो भी बंद करें, आपके नाम पर चुनाव लड़के। सर, आखिरी सवाल पर्सनल है, आपकी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं रही, ऐसा लगता है आपको? नहीं, चुनाव के पहले आपको एंजियोप्लास्टी भी करनी पड़ी, आपने बहुत, एक तरह से कोविड के टाइम पे भी आपको बहुत परेशानी हुई। आपको कभी लगता है ये राजनीति से उब गए हैं आप, ये जो
पार्टियां टूट रही है, जिस कोई विचारधारा नहीं रही है, हर एक व्यक्ति देखता है। मैं जब महाराष्ट्र घूमता हूं, कई जनता कहते हैं हे सगळे कुर्सीसाठी करताय, हे सगळे सत्तानाश करतायत, सत्तानाश करतात है। सत्यानाशापेक्षा सत्तानाश करतायत। तो क्या क्या ये नहीं सुनो, आपकी बात बिल्कुल सही है। कभी कभी ऐसे लगता है, लेकिन जब मैं लोगों के बीच में जाता हूं और मैं अभी देखो आपने जो स्टोरी बनाई वो मेरे दिमाग में दिल में घुस गई है। वो अमरावती ऐसे लोग जब मुझे कहते हैं कि उद्धव जी आप ही हमारे लिए कुछ कर सकते हैं, तो आप रिटायर नहीं होंगे, क्योंकि आपके वो स्टेटमेंट के बाद ये हो नहीं, रिटायर वाली बात नहीं है। अगर आप हार गए तो आप घर बैठेंगे। नहीं, हार गए की बात ही नहीं हो सकती। मैंने लोगों को पूछा, क्योंकि छत्रपति संभाजीनगर में जो गद्दार चुन के आया वो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है? और वहां के लोग, उनको भी थोड़ा लगता है कि अभी एहसास हुआ होगा कि अरे नहीं यार कुछ तो हुआ, गलत हुआ। तो देखते। तो 23 तारीख को आप कॉन्फिडेंट आप है? यहाँ पेड़ा खाने के लिए आइए। आप कह रहे हैं 23 तारीख को आप पेड़ा खिलाएंगे? यस, आ जाओ। आप इतने कॉन्फिडेंट है लाडली बहीण सबके बावजूद कि आप ही की महाराष्ट्राची जनता ठरवून त्यांचा लाडका कोण आहे, त्यांचा लाडका कोण आहे? ऑन दॅट नोट, उद्धव थँक्यू, बाळासाहेब ठाकरे, थँक्यू। सॉरी जरा लेट झालं, दॅट्स ओके। जरा उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हैज स्पोकन फ्रॉम हिज हार्ट। लेकिन एक ही चीज, बीच में जो कुछ ऑफ द रिकॉर्ड हुआ वो आप बुक में ना लिखे। पर आप मेरी किताब जरूर पढ़े, पढ़ूंगा। आप मेरी किताब जरूर पढ़े। आप बताते रहिए बाकी क्या लोग बता रहे हैं, लेकिन मैं जो कुछ कह रहा हूँ ऐसे मेरे पास कुछ है नहीं छुपाने के लिए, आपको मालूम है। चलो थैंक यू। उद्धव बाळासाहेब ठाकरे joining me here on Maharashtra Maza, and the good news is he saw our report on Amravati. I hope that if he comes to power, and it's an if, I hope he will support the farmers across this state. मेरा वचन है, ये आपका वचन है। ओके, थैंक यू वेरी मच। एका बाजूला उद्धव ठाकरे, दुसऱ्या बाजूला एकनाथ शिंदे, कोण मजबूत नेता तुम्हाला वाटतं? दोघेही टफ आहेत, कोणाचंच काही सांगता येणार। एकनाथ शिंदेनी कामं चांगली केली आहेत, पण मला वाटतं उद्धव ठाकरेंना तसा चान्स मिळाला नाही कामं करायला, कारण कोविड होता त्यावेळी। तसं म्हणजे स्पेसिफिकली सांगता येणार नाही की कोण बेस्ट आहे। एकनाथ शिंदे आता सध्या सगळं वातावरण बघून तसंच सगळे म्हणजे युथ जो आहे ना तो जास्त त्यांच्याकडे वळलेला आहे। ऍडव्हर्टिजमेंट खूप स्ट्रॉंग ठेवलेली आहे। ऍडव्हर्टिजमेंट, पण तुम्ही कोणाला चूज करणार ऍडव्हर्टिजमेंटवर की कामावर? कामावर ऑब्व्हियसली कामावर। तुम्हाला वाटतं हे उद्धव ठाकरेंनी कोविडच्या काळात चांगलं काम केलं की नाही? केलेलं आहे, पण आता करंट स्थिती बघूनच आम्ही वोट करणार। करंट स्थिती, तुम्ही करंट स्थिती। मैं हूँ घोड़ा ये है गाड़ी, चलो मेरे घोड़े पे। क्या क्या करना पड़ता है, चॉपर से घोड़े पे ला दिया। वेन इन थाने डू एज अ थानेकर वुड। संभाळून संभाळून संभाळून, फ्रॉम चॉपर टू घोड़ा। बस 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 बस, ये मैं पुराना घोड़ा हो गया हूँ। चला, क्या बना रहे हो? भेड़, चना जोर बना रहे हैं दादा। चना जोर, पुराना गाना, चना जोर गरम। बाबू मैं लाया मजेदार, मैं लाया मजेदार, चना जोर गरम, चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार। चना जोर गरम बाबू मैं लाई मजेदार, चना जोर गरम। वाह वाह। तो इसका अभी गाना कौन सा है? चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार, चना जोर गरम। अरे वाह। क्या होगा यहाँ, एकनाथ शिंदे का जोर या उद्धव ठाकरे? ऑब्वियसली थाने में सर एकनाथ शिंदे, और महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में भी भाजपा है, एकनाथ शिंदे। उद्धव ठाकरे? मैं थाने में हूँ तो सर मुझे बेसिकली एकनाथ शिंदे का इन्फ्लुएंस दिखता है सर। नहीं, पर यहाँ क्या काम किया एकनाथ शिंदे ने आपके लिए? बेसिकली सर काम तो हुए हैं सर। क्या काम हुए? ऐसा पिक एंड पॉइंट, पिक एंड चूज नहीं कर सकते सर, बट काम तो हुआ है सर। यू आर हैप्पी? येस सर। ठाण्यात कोणाचा जोर आहे किंवा महाराष्ट्रात कोणाचा जोर? एकनाथ शिंदे किंवा की उद्धव ठाकरे? शिंदे साहेब का? शिंदे साहेब का? ठाणा सुधारला सर त्यांनी, हा? पूर्ण काम केलं ठाण्यामध्ये। मला सांगा ना काय फरक पडलाय? शाळा आहे, कॉलेज आहे, रस्ते आमचे इथे।
कॉलेज रस्ते अच्छे हो गए ठाणे में? ठाण्यामध्ये नंबर 1 शाळेच आहे. खरी शिवसेना कुठली? एकनाथ शिंदेची की उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंची? एकनाथ शिंदेची. का? हिंदुत्व. हिंदुत्व. तुम्हाला वाटतं की हे उद्धव ठाकरेंनी हिंदुत्व सोडलंय? हो. तुम्हाला? आम्हाला पण ते मला एक सांगा, आता इलेक्शन येतात आहे, खरी शिवसेना कोणाची? उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंची सेना की एकनाथ शिंदेची दिस सेना? इज व्हेरी ट्रिकी क्वेश्चन. ट्रिकी? बाळासाहेबांची. बाळासाहेबांची मतलब उद्धव बाळासाहेबांची. येस येस. बाळासाहेबांची जास्त त्यांनी म्हणजे बाळासाहेबांसाठी म्हणून तर उद्धव ठाकरे. बाळासाहेबमुळे उद्धव ठाकरे. येस येस. मग एकनाथ शिंदेला कसं बघता तुम्ही? नाही नाही. नाही हा, you don't- ऍब्सोल्युटली नॉट. अच्छा मला सांगा, खरी शिवसेना कोणाची? उद्धव बाळासाहेब ठाकरे उद्धव ठाकरेंची की एकनाथ शिंदेची? उद्धव ठाकरे. उद्धव ठाकरे. 100%. मराठी माणूस इज विथ उद्धव ठाकरे, Yes, yes. नॉट विथ एकनाथ शिंदे. एकनाथ शिंदेनी लाडकी बहीण म्हणाले, हे सगळं आणलं. लाडकी बहीण आम्हाला उद्धव ठाकरेच पाहिजे. वाय आर यू विथ उद्धव ठाकरे? काय? बिकॉज आय हॅव सीन त्यांनी काय काम करतात त्या कळतंय ना, लोकांना कळतंय, सामान्य मराठी माणसाला. पण एकनाथ शिंदेनी गेल्या अडीच वर्षात पण चांगलं काम केलं असेल. ते म्हणजे टू बी कंटिन्यूड असं असतं ना. टू बी कंटिन्यू. खरी शिवसेना कोणाची? उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंची की एकनाथ शिंदेची? उद्धव ठाकरेची. का? मग त्यांचीच आहे की हा? प्रॉपर्टी त्यांचीच आहे ना पहिली. पहिल्यापासून म्हणजे ते काय फॅमिली पार्टी झाली का? मग त्यानंच पक्ष काढला ना पहिला. अच्छा. असली शिवसेना किसकी? उद्धव ठाकरे की या एकनाथ शिंदे की? एकनाथ शिंदे साहब. एकनाथ शिंदे साहब. अच्छा. एकनाथ शिंदे असली सेना. असली मराठी माणूस की सेना कौन सी? एकनाथ शिंदे साहब की शिवसेना. एक मला सांगा, खरी शिवसेना कोणाची? उद्धव ठाकरेंची की शिंदे? शिंदेची. अच्छा. हा? एकनाथ शिंदेची. का? त्यांचं काम चांगलंय. काय काम केलंय? आता एवढं गृह बनवतात, ते मंदिर बनवले, चांगलं सुधार केलेले. उद्धव साहेबांची. उद्धव साहेबांची. तुम्ही उद्धव साहेबांबरोबर राहणार? ते म्हणतात एकनाथ शिंदेनी काम केलंय. एकनाथ शिंदे नंतर उद्धव साहेबांचे होते, नंतर ते साईडला झाले. मग कुठला नेता तुम्हाला वाटतं महाराष्ट्रासाठी चांगला? उद्धव ठाकरे की एकनाथ शिंदे? महाराष्ट्रासाठी दोन्ही चांगले. मराठी माणूस म्हणून दोघी जे येतील ना ते दोन्ही महाराष्ट्रासाठी चांगले. तुम्हाला मराठी माणूस पाहिजे. मराठी माणूस महाराष्ट्रासाठी हवा. तुम्हाला जर चान्स मिळाला तर दोघांनी एकत्र यायला पाहिजे. नक्कीच यायला पाहिजे. काय एक शिवसेना पाहिजे. एक शिवसेना पाहिजे. मराठी माणूस एक पाहिजे. खरी शिवसेना कोणाची? ठाकरेंची. हा? ठाकरे. ठाकरे तुम्हाला आवडतात? उद्धव बाळासाहेब ठाकरे तुम्हाला आवडतात? अरे काय शर्ट घातलाय? हे क्या है? टाइगर जैसा शर्ट है यार. तुम्ही टायगर आहात का? टायगर नाही. खरी शिवसेना कोणाची? उद्धव ठाकरेंची या एकनाथ शिंदे? असं बघायला गेला तर शिवसेनाच आहे. एकच शिवसेना. एक शिवसेना एकच पण आता आहे. दोन झाले. दोन झाले तर युती झाली ते दोन झाले ते. मग खरी कोणाची? खरी ते बाळासाहेब ठाकरेची होती. ते बौद्ध ठाकरेची आणि बाळासाहेब ठाकरेची. मेन म्हणजे महाराष्ट्राचे मेन बाळासाहेब ठाकरे. कोण खरी सेना कोणाची? उद्धव ठाकरेंची की एकनाथ शिंदेची? शिंदे दादा. का शिंदे दादा? का? कारण मी त्यांना लहानपणापासून ओळखते, जेव्हा ते रिक्षा चालवायचे. म्हणून तुम्ही तेव्हापासून त्यांना ओळखता? आणि ते खूप चांगले आहेत. चांगले माणूस आहेत. या उद्धव ठाकरे या एकनाथ शिंदे, किसका जोर ज्यादा? यहाँ हमें वहाँ रहेंगे. हाँ? एकनाथ शिंदे साहब. आप एकनाथ शिंदे के साथ जी जी है? जी. पहले से हैं, अभी भी रहेंगे. अच्छा. बटुआ. हो बटुए की दुकान है. ये बताइए, थाने के लिए या महाराष्ट्र के लिए कौन अच्छा है, एकनाथ शिंदे या उद्धव ठाकरे? जो सरकार अच्छा रहे, जो काम करे अच्छा से रहे. खरी शिवसेना कोण? उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंची की एकनाथ शिंदेची? तुम्हाला कोण आवडतं ह्या दोघांपैकी? जे चांगलं काम करेल ते चांगलं. कोणी चांगलं काम केलंय तुम्हाला वाटतं? आता सध्या एकनाथ शिंदे साहेब खूप चांगलं काम करतात. आणि उद्धव ठाकरे? त्यांनी पण केलंय त्यांच्या काळात. पण मराठी माणूस साठी कोण चांगलं? दोघंही चांगले आहेत. एकनाथ शिंदे की उद्धव बाळासाहेब ठाकरे? कोण शिवसेनेचे खरी शिवसेना कोणाची? बाळासाहेब ठाकरे. खरी शिवसेना ही उद्धव साहेबांची. मराठी माणूस साठी चांगलं कोण? मराठी माणसासाठी जर तुम्ही हा मुद्दा उचलत असाल की मराठी माणसासाठी कोणी काय, तर मराठी माणसावरती फक्त मतं खाण्यापलीकडे कोणी काय केलेलं नाहीये. फक्त मतं खातात. मतं खातात. ठीक आहे, तुम्ही मराठी माणूस आहे ते सोडू द्या. सगळ्यांच्या विकासाचा विचार करा, सगळ्यांच्या भविष्याचा विचार करा आणि बोल बच्चनपेक्षा ना खरंच लोकसेवा करण्याचा प्रयत्न करा. Now there are lots of X factors in this Maharashtra election. One of them is onion prices.
In the 2024 Lok Sabha elections, it brought tears to the ruling Mahayuti because of an export ban on onions. 5 months later, I decided to find out, are the onion farmers now feeling more content now that the ban has been lifted? I traveled to a town near Nashik called Sinner to find out how the onion farmers and traders are looking at this election. This is what I found out. Remember, in the Lok Sabha, onion country was dominated by the opposition. Will things change this time? Take a look. Okay, our travels across Maharashtra on Maharashtra Maza have now brought us to Nashik in North Maharashtra, and this is onion growing country. We've come to Sinner Taluka near Nashik, one of the onion hubs. And remember, onion is always a politically volatile crop. Earlier this year, during the Lok Sabha elections, angry onion farmers were seen to have voted against the central government because of a ban on onion export. Since then, the ban has been lifted. Therefore, the big question that has to be asked, are the onion farmers now more content? Remember, in the Lok Sabha elections, the Shiv Sena UBT had won the Nashik seat, and across North Maharashtra, it was the opposition MVA that did rather well. Therefore, it's important to find out whether the onion farmers are thinking differently now than they were 6 months ago. Come with me and let's talk to them. Namaskar, कसे आहात सगळे? मस्त पैकी. 6 महिन्यापूर्वी राग होता सगळ्यांचा, हा कांदे शेतकऱ्यांचा राग होता. आता तो राग आहे की प्राइस किती मिळतोय तुम्हाला? नाही, आता राग कमी झालाय. राग थोडा कमी झाला नाही थोडा म्हणता कमी. येणार. हो, पण त्याचं कारण असं आहे का शेतकऱ्यांनी आज जे कांदे लावलेले आहे, हा, तर 2 एकर 3 एकर कांदे लावले तर त्याच्यातून जास्तीत जास्त 20, 25, 30 क्विंटल पर्यंत कांदा निघतो. गेल्या वर्षी तुम्हाला बंपर क्रॉप होता, पण एक्सपोर्ट वर बॅन केल्यामुळे तुमचा नुकसान झाला, राईट? म्हणून तुम्ही रागवला. आता तो बॅन नाहीये, आता तर खुश आहात की नाही? नाही, बॅन नाही, म्हणजे अजून 20% एक्सपोर्ट ड्युटी शासनाने ठेवलेलीच आहे ना. अरे तुम्ही कधी खुश नसतात. नाही, असं कसं म्हणता येईल? अहो, नैसर्गिक आपत्ती खूप वाढते. नैसर्गिक आपत्ती ऍव्हरेज कमी मिळू राहिलं ना. वर्षाचे किती पैसे तुम्ही कमवता? प्रॉफिट किती असतो तुमचा कांद्याच्या बिझनेसवर? नाही सर, कांद्यामध्ये सरकारी हस्तक्षेपामुळे प्रॉफिट हा विषयच नाहीये. सरकारी हस्तक्षेप खूप आहे. प्रचंड आहे. म्हणजे एकमेव असं देशातलं पीक आहे की त्याच्यामध्ये सरकारचा इतका प्रचंड हस्तक्षेप आहे. तुम्ही म्हणताय की कांदा जो ग्राहक आहे, सरकार त्याला प्रोटेक्ट करायला बघते, शेतकऱ्याला नाही. शेतकऱ्याला भाव मिळत नाही आणि जे ग्राहक आहेत त्यांना कमीच्या कमी भावात कांदा द्यायचा, म्हणून सरकार हस्तक्षेप करतं, बरोबर ना? नाही, पण सरकारला जर ग्राहकांना स्वस्तात कांदा द्यायचा असेल मिळून, तर सरकार कुठं कांदा पिकवतं? कांदा आम्ही शेतकरी पिकवतोय, बियाणं आमचं, खत. तुम्ही म्हणतात तुम्ही डिसाईड करायला पाहिजे दाम काय भाव असायला पाहिजे, हा तुम्ही डिसाईड करा. शेतकऱ्यांनी डिसाईड करायला पाहिजे, सरकार नाही. तुम्हाला सरकारचा हस्तक्षेप नकोय? सरकारने हस्तक्षेप केलेला आम्हाला चालेल. केव्हा चालेल? ज्यावेळेस आमच्या कांद्याला 5 आणि 10 रुपये किलोचा भाव मिळतो. उत्पादन खर्च आमचा 30-35 रुपये आता किलोला. मग आम्हाला 5 रुपये भाव भेटला तर त्या 35 रुपयाचे उरलेले 30 रुपये सरकारने दिले. तुम्ही म्हणता 1 किलोला 35 रुपये तुम्हाला लागतात, हा खर्च आहे. अच्छा, आर यू ऑल हॅपियर नाउ दॅट द एक्सपोर्ट बॅन हॅज बीन लिफ्टेड? Of course. You are happy? Yeah, I am happy. Unlike 5 months ago, जब गुस्सा बहुत था. हाँ, अभी चीजें बहुत बेहतर है, बट हम थोड़ा और चाहते हैं सरकार की तरफ से सहयोग, और हम ऐसा चाहते हैं कि सरकार एक कमेटी बनाए, हमसे भी पूछे. हम भी एक स्टेक होल्डर हैं और करीब 20-25 लाख लोगों का रोजगार है इस बिजनेस में, फार्मर्स के अलावा. 20-25 लाख लोगों का रोजगार केवल इस एरिया में? हाँ जी, अगर आप भारत सरकार का डाटा देखेंगे तो नासिक का 60% इकोनॉमी प्याज के इर्द गिर्द घूमता है. आप नहीं चाहते इतना सरकारी हस्तक्षेप? आप डिसाइड करना चाहते हैं क्या एक्सपोर्ट का प्राइस होना चाहिए? हम चाहते हैं सर सरकार हमसे पूछे. सरकार ने बहुत अच्छे स्टेप्स लिए हैं, अभी हम खुश भी हैं, बट हम चाहते हैं कि सरकार हमसे भी पूछा करे. फ्यूचर में ऐसे हस्तक्षेप ना आए, क्योंकि आम जनता को नहीं पता है. हम सिर्फ 8% ही एक्सपोर्ट करते हैं, पर ये बिजनेस में हस्तक्षेप की वजह से क्या हो रहा है, बिजनेस हमारा चाइना और पाकिस्तान के हाथ में जाता है. और क्या होता है सर, हम जो मार्केट बिल्डअप करते हैं, चाइना और पाकिस्तान फायदा लेता है. हाँ, तो ये अगर एक्सपोर्ट बैन यहाँ हुआ
तो उसका फायदा चाइना और पाकिस्तान को मिलता है। हाँ, हमारे ट्रेडिशनल मार्केट में वो घुस जाते हैं सर, और फिर हमको फिर वक्त लगता है वो मार्केट बिल्डअप करने में। इस साल तो अभी अच्छा मिला है, खरीफ क्रॉप का कितना 45 रुपए मिल रहा है किलो का, जो अच्छा भाव है। तो थोड़ा भाव है, लेकिन प्याज जो निकलना चाहिए उनका एवरेज नहीं है ना किसान को मिल। अब चुनाव आ रहे हैं, एक तरफ शिवसेना यूबीटी है, दूसरी तरफ एनसीपी है, बीजेपी, कौन सी पार्टी है, कांग्रेस, कौन सी पार्टी है जो किसानों की बात सुन रही है? कोई सुन रहा है कि नहीं? कोई भी सुन नहीं रहा है। अरे ये क्या है? हर जहां भी बेचा, सोयाबीन किसान ये कहता है, प्याज का किसान कहता है। आज की बात है ना, हाँ, आज की बात तो ठीक है, आज प्याज का दाम दिख रहा है थोड़ा, लेकिन उसका यील्ड नाही ना। मग तो यील्ड का नाही मिळत आहे तुम्हाला? निसर्गाची अवकृपा आहे. आता शेवट कांद्याला म्हणजे पाऊस पडला, पावसामुळे त्याचं एकदम नुकसान झालंय. तुम तो हमेशा रोते रहते हो, प्याज को देख के ही हम लोगों को रुलाओगे। हमसे ज्यादा सरकार ज्यादा रोती है प्याज के बारे में, हम नहीं रोते। जब 2 रुपए किलो में हमने प्याज बेचा 2023 के पूरे 8 महीने, तब सरकार 2023 में 2 रुपए में बेचा है। 2 रुपए 3 रुपए हम रिसीट दिखा सकते, और 8 महीने हम कौड़ियों के दाम में प्याज बेच रहे थे, तब सरकार में से कोई आया नहीं हमारा दुख देखने के लिए। एवढे मोठे नेते आहेत महाराष्ट्राचे, कोणी कधी आलंय का तुमच्या मार्केटमध्ये तुम्हाला विचारायला काय करायला पाहिजे, काय? एवढ्या वर्षाही कोण आलं नाहीये? शरद पवार या देशाचे कृषी मंत्री होते, ते महाराष्ट्राचे माजी कृषी मंत्री होते। इतर नेते पण महाराष्ट्राचे म्हणतात आम्ही शेतकऱ्यांचे नेते आहोत। कोण आलंय का एवढ्या वर्षात? एक शरद जोशी व्हायचे शेतकरी संघटना, एक फक्त आणि फक्त शरद जोशी, फक्त, बाकी कोणी तुमचे नेते अजिबात नाही। शरद जोशी साहेब एक फक्त शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेणारे होते। वोट कोणाला देणार, महायुती की महाविकास आघाडी? मग ना आता घाबरले बोलायला। मी महायुतीला करणार, आता तुझ्या का करणार महायुतीला? का महायुतीला एक म्हणजे राष्ट्रप्रेम म्हणून करणार। राष्ट्रप्रेम, पण राष्ट्रप्रेम आणि कांद्याच्या भावात काय संबंध? हरकत नाही, म्हणजे थोडस इकडे तिकडे होईल, आम्ही तर शेती करायचं सोडणार नाही, आमचा पिंड शेतीचा आहे। तुम्ही सोडणार नाही शेती? दुसऱ्या बाजूला हे म्हणतात महायुती राष्ट्रप्रेम आहे म्हणून। राष्ट्रप्रेम सर्वांनाच आहे, मग परंतु जो पिकाचा आणि याचा जो प्रश्न आहे, जे हिंदुत्व जे आहे ते प्रत्येकाचं हिंदुत्व आहे। पण तुम्ही हिंदुत्वावर वोट देणार की जे तुम्हाला चांगला भाव देणार त्यांना देणार? चांगला भाव देताय ना, त्यांनी चांगल्या योजना आणलेल्या आहे आपल्या देशात, आणलेल्या आहे, करताय, त्याच हे फलित आहे काहीतरी थोडंफार, आणि त्याच्यामुळे कदाचित अजूनही बी काहीतरी याच्यामध्ये बदल होणार आहे। नाही, मला एक सांगा, जातीयवादवर वोट होतो की नाही? खरं सांगा, माळी समाज, धनगर समाज, मराठा समाज, तुम्ही आपल्याला अगोदर शेतकरी बघतात की तुम्ही मराठा आहात, धनगर आहात, माळी आहात? खरं सांगा। शेतकरी नाही, शेतकरीची कुठली जात नाही, जातच नाही। मी मराठवाड्यात होतो, तिथे मराठा आरक्षणचं खूप चालू आहे। ऐका, पेटावलं कोणी? जातीवाद पेटावला कोणी? तुम्ही सांगा। शेतकऱ्यांनी पेटावला का? शेतकऱ्यांनी आजपर्यंत जातीवर कोणी बोललं का? राजकारणीच बोलू राहिले ना, आजपर्यंत राजकारणीच बोलू राहिले की नाही? शेतकरी कोणी बोलला का? कोणत्या मार्केटमध्ये येऊन बोलला का आंदोलन करा? 2024च्या लोकसभेत लोकांनी शिवसेना युबीटीला का वोट दिला एवढा? त्याला कारण आहे, शेतकऱ्याचे हिताचे निर्णयच घेतले नाही, त्याच्यामुळेच आम्ही आमचे जे खासदार होते ते पाडले ना, शेतकऱ्यांनी काढण्यामुळेच पाडले ना। 100% शेतीवरच राजकारण झालं आमच्याकडे। आणि आता यावेळी जो मालाला जसा सार्थ भाव आहे त्याप्रमाणेच वोटिंग करणार आम्ही। जर भाव चांगला दिला तर सरकार बरोबर, भाव नाही, आमच्या पोटाकडे जो पाहिजे ते आम्ही करणारच ना। आता मराठवाड्यात आणि विदर्भात, विशेषतः मराठवाड्यात आंदोलन चालू आहे, मराठ्यांना आरक्षण। तुम्हाला वाटतं मराठ्यांना आरक्षण द्यायला पाहिजे की नाही? द्यायला पाहिजे। तुम्हाला सरकारी नोकरी पाहिजे की तुमच्या मुलांसाठी सरकारी नोकरी, की ते शेतीच करतील? शेतकरी नोकरी पाहिजे ना मुलांना। नोकरी प्रायव्हेट की गव्हर्नमेंट? का प्रायव्हेट नको का? प्रायव्हेट म्हणजे 200 रुपये हाजरी पडते, काय काय? अरे प्रायव्हेट मध्ये जास्त पैसे मिळत नाही? देशात खाजगीकरण आलं आणि सरकारी नोकरी कुठे आहे? सरकारी नोकरी असली ना तरच पोरांना बायका भेटतात। खाजगी नोकरी असल्या का तो टिकतो का नाही, काय घालतो का नाही? मुलाचं लग्न करायचं असेल आणि त्याला प्रायव्हेट सेक्टर मध्ये नोकरी मिळाली तर लग्न होणार नाही? कस काय होईल? सामने मला येतच नाही ना, तुला सरकारी नोकरी आहे का? अच्छा,
म्हणून तुम्हाला आरक्षण पाहिजे. अच्छा, आपण आता मला दाखवणार का तुम्ही ऑक्शन कसं करता? मला बघा, चला दाखवा, चला ऑक्शन दाखवा. वी आर गोइंग टू सी एन अनियन ऑक्शन. डन. तो उधर 4,000 और इधर 3,400. क्वालिटी चैनल तो बहुत इंडिया टुडे थोड़ा अलग है ना, तो इसमें भी थोड़ा अलग अलग. चैनल जैसे अलग होते हैं वैसे कांदा भी अलग होता है. अच्छा, ये डैमेज माल है. As you can see, being an onion farmer is not easy in this country. Prices can vary sharply, so can yields. And that's why you have constant government intervention, because the government constantly wants to protect the consumer and not the farm producer. But clearly, compared to the mood 6 months ago, there's a sense that at least the farmers this time are getting a better price for their onion yield. How will that impact the elections? We'll wait and see. But when you're in Nashik, do take a glimpse next time at the onion markets and get a sense why the onion remains one of India's major political crops. Rajdeep Sardesai in Sinner near Nashik for Maharashtra Maza. Now, one of the great joys, of course, is as I approach my home city of Mumbai, is that I'm slowly flavoring the street food of, well, this part of the country. And as in Mumbai, in Thane too, there's no better street food than the good old vada pav. What makes the vada pav so special? Well, you decide. But when you're in Thane, try a nice vada pav with the right masala. Thanks for watching. We'll bring you plenty more masala on our final show on Maharashtra Maza tomorrow. Jai Hind, Namaskar, and as they would say in these parts, Jai Maharashtra. Eknath Shinde started his life as an auto driver in Thane. I am also going to now go Thane way. Kude ugdaयचं कसं? Varti? Chalo, time for me. I'm going to give you something special here in Thane. Come with me. Vada pav time. As I keep saying, one of the great joys of being in Mumbai or Thane is the street food. And when it comes to street food, you can't beat the good old vada pav. So, we're going to end this segment of Maharashtra Maza by giving you a slice of Rajmata vada pav here in Thane. अरे वड़ा पाव चा पाहिजे बॉस. कुठली चटणी आहे? झणझणीत चटणी, वड़ा पाव आणि हे मला द्या. काय आहे? कोल्ड ड्रिंक, पॅम्पा कोला, कुठलं पण ड्रिंक असेल एक द्या मला. चिल है, चिल है तो दिल है. आ जाओ. अरे वाह, चमचा नको मला. ये है मेरा वड़ा पाव. Okay, I'm going to end the show then today with my vada pav. Vada pav chutney. We've come close to Mumbai. We're in Thane, which is why I thought we should end the show with classic street food. Doesn't get better than a good vada pav. Very filling and not too expensive. Enjoy it. Maharashtra Maza.